नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज़ में और आप सबके लिए लेके आया हूँ स्टॉक बॉक्स का बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो। स्टॉक बॉक्स एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च फर्म है जो रिसर्च और रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करती है स्टॉक मार्केट में। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बिजनेस न्यूज़ पेपर्स के कुछ बहुत ही बढ़िया आर्टिकल्स, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आजकल एक्चुअली ओवरफ्लो हो रहा है। लोग पिक नहीं कर पा रहे हैं क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। सो हम इंपॉर्टेंट न्यूज़ और आर्टिकल्स लेके आते हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं और उनके कॉज और इफेक्ट को एनालाइज करते हैं कि आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है। बहुत ही सिंपल शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। टमो ड्राइव्स ग्रुप्स फाइनेंसेस टू न्यू हाइज। ये आर्टिकल सबसे पहले उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, आगे करने वाले हैं। तो मैं आपको एक काफ़ी अच्छा रेफरेंस भी दूंगा यहाँ पे। टमो होता है टाटा मोटर्स, ठीक है। यहाँ पे टमो इज टाटा मोटर्स एंड टाटा मोटर्स ने नई ऊंचाई पे लेके चला गया है, ठीक है, टाटा ग्रुप के प्रॉफिट्स को और रेवेन्यूज़ को भी। मैं बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्यों है, क्योंकि टाटा मोटर्स एक ऐसी कंपनी थी जो बहुत ही बड़ा बोझ थी टाटा ग्रुप पे। अगर मैं आपको बता दूं पिछले 10 सालों में तो इतना ज़्यादा लोन, कोई ग्रोथ नहीं, कुछ भी नहीं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी नहीं था, प्लस जैगुआर लैंड रोवर अलग से ले लिया, उसमें और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई कंपनी की, क्योंकि वो भी बहुत ही बड़ी लॉस मेकिंग कंपनी थी, एक जिसे ऊपर लाने रिकवर करने में बहुत ही टाइम लगा है, ठीक है। कोविड के बाद से एक अच्छी रिकवरी आई टाटा मोटर्स में, और इतनी अच्छी रिकवरी आई कि इस वक्त अगर आप देखें तो टाटा ग्रुप का जो बैलेंस शीट रेशियो है ना, जो बैलेंस शीट है, ये पिछले 18 साल में सबसे बेस्ट स्टेज पे है इस वक्त, ठीक है। कंपनी ने डबल डिजिट ग्रोथ रेट हासिल किया है, ठीक है। और टाटा मोटर्स की वजह से टाटा ग्रुप कंपनी जो ओवरऑल सारी ग्रुप का एवरेज निकालेंगे, टाटा मोटर्स की वजह से वो डबल डिजिट में जा रहा है इस वक्त। 1200% की ग्रोथ हुई है टाटा मोटर्स के नेट प्रॉफिट में। कंसोलिडेटेड 32,203 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है, जो पहले एक साल पहले 2,351 करोड़ का था। आप बताइए, इतनी बड़ी ग्रोथ इज अ वेरी बिग माइलस्टोन, बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है ये। सिर्फ टाटा मोटर्स अकेले 36% ग्रुप के प्रॉफिट का शेयर होल्ड करता है इस टाइम पे। तो टाटा ग्रुप की कंपनीज का ओवरऑल नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो उसका 36% उसमें जो शेयर है वो टाटा मोटर्स का है, ठीक है। अगर आप देखिए कंबाइंड नेट प्रॉफिट जो टाटा ग्रुप की कंपनीज है उनकी ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो वो रही है 34.9% ईयर ऑन ईयर बेसिस। मतलब 89,766 करोड़ हो गई 66,526 करोड़ से, विच इज़ अ वेरी बिग ग्रोथ, विच इज़ अ रिमार्केबल ग्रोथ। अगर मैं कहूँ यहाँ पे कंबाइंड नेट सेल्स भी टाटा ग्रुप की 12.4% से इंक्रीज हुई है, 11.3 ट्रिलियन रुपीज हो चुकी है, जो पहले 9.82 ट्रिलियन रुपी थी। और यही रीज़न है कि टाटा मोटर के शेयर का आप एक बार खाली देखिए कि अगर आपने 10,000-10,000 भी लगाए होते 2 साल पहले तो इस टाइम पे कितना चल रहा है। और कोविड के टाइम पे ये शेयर 60 से 70 रुपए पे भी मिल रहा था कई दिनों तक, जो आज 1,1100 टच कर चुका है कोविड के टाइम से। तो ये एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मर है और लोगों को बहुत पैसे कमा के दिया है टाटा मोटर्स ने पिछले 5 सालों में। आता है दूसरे आर्टिकल पे, थोड़ा सा कंसर्निंग आर्टिकल है। नए प्रोजेक्ट्स ना अप्रैल जून के क्वार्टर में 3 महीनों में अगर आप देखें तो 90% खत्म हो चुके हैं। नए प्रोजेक्ट्स के अनाउंसमेंट जो होते थे हर क्वार्टर, पिछले से सिर्फ 10% हुए हैं इस महीने, ठीक है। इस क्वार्टर 90% कहाँ गए और क्यों नहीं है, क्यों इतनी बड़ी घटना देखने को मिल रही है, आगे हम डिस्कस करते हैं। तो अगर अनाउंसमेंट की बात करें फैक्ट्रीज और बिल्डिंग रोड्स की, ठीक है, जो भी कंस्ट्रक्शन और ओवरऑल एक्सपेंशन की जो अनाउंसमेंट्स होती थी वो अब 1 ट्रिलियन रुपये से भी कम हो चुकी है, ठीक है। जो अर्ली डेटा आया है Q1 फिगर आया है 60,000 करोड़ का, 60,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हैं इस टाइम पे। ओवरऑल जो 92% कम है, 7.9 ट्रिलियन रुपीज़ के प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए थे पिछले साल इस क्वार्टर में, जो अब सिर्फ 60,000 रह गए हैं। ये डेटा दिया है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने। इसके डेटाज काफ़ी अच्छे होते हैं और आपको हमेशा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटाज होते हैं एक्चुअली। तो लेटेस्ट नंबर्स जो हैं ये रिवाइज हो सकते हैं, ऑफकोर्स ऐसा नहीं है, अभी भी और डेटा आना बाकी है। बट यहाँ पे ये सिचुएशन इसलिए क्रिएट हुई है क्योंकि जितनी भी कंपनीज है ना वो पैसा खर्च करने से पहले कह रही है कि हम वेट और वॉच स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। इस स्ट्रैटेजी में क्या करते हैं, आप वेट करते हैं और वॉच करते हैं जब कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होना आगे, जो है बजट। कंपनीज बजट तक वेट कर रही है और एक्सपेक्ट कर रही है कि क्या पॉलिसी अनाउंसमेंट आती है, कुछ ऐसा बिल्कुल पॉलिसी अनाउंसमेंट्स ना आ जाए जिससे बहुत ज़्यादा बड़ा घाटा होना हो और हम सारे पैसे लगा के बैठ जाएं, या फिर कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो किसी सेक्टर में और हम सारा पैसा इधर ही लगा के बैठ जाएं। सब लोग डरे हुए हैं। दूसरा एक रीज़न ये भी है कि 1 महीने के डिले से कुछ नहीं होने वाला। एक तो वैसे ही रेड सी में बहुत परेशानी चल रही है, रेड सी से होकर ही हमारे
काफ़ी सारे कार्गोज आते हैं ओवरऑल, जो हमें इंपोर्ट करते हैं चीज़ें और जो एक्सपोर्ट करते हैं वो भी चीज़ें जाती हैं। तो यहाँ पे इश्यूज चल रहे हैं किसकी वजह से, इजराइल और गाज़ा की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। तो ये एक भी बहुत बड़ा इशू यहाँ पे रहने वाला है। लिस्टेड कंपनीज जो है यहाँ पे वेट कर रही हैं कि इससे पहले कि कोई बहुत बड़ी कमिटमेंट कर दें हम इन्वेस्टमेंट की, सबसे पहले हम वेट करते हैं कि यहाँ पे किस तरीके का हमारा जो है रिजल्ट आता है बजट्स का, बजट्स में क्या अनाउंसमेंट आती है। डिमांड में भी इफेक्ट पड़ा है। देखिए सेल्स ना कुछ कंपनीज की तो बहुत अच्छी रही, जैसे एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, रेफ्रिजरेटर जून में, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से कुछ चीज़ों की सेल बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो जो पेंटअप डिमांड है ये पोस्ट समर के बाद बढ़िया ग्रोथ दिखा सकता है, फिर से रिकवरी दिखा सकता है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो क्वार्टरली ऑर्डर बुक्स, इन्वेंट्रीज और कैपिटल यूटिलाइजेशन सर्वे है, इसने दिखाया है कि ये इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अभी भी 75% से कम है। मतलब आप 100 किलो सीमेंट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, आप 75% से कम कर रहे हैं। बेसिकली कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ये होती है ओवरऑल। तो कोई भी फैक्ट्रीज जो है वो 75% से कम कैपेसिटी अपनी यूटिलाइज कर रहे हैं, पोटेंशियल को यूज़ कर रहे हैं। शेयर ऑफ रशियन ऑयल इंपोर्ट्स रीबाउंड्स फ्रॉम जनवरी लोज। रशियन ऑयल इंपोर्ट्स की फिर से हम बात करेंगे। सबको पता है रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जब बहुत सारे सैंक्शंस लगे तो दुनिया में सिर्फ 2 ही कंट्रीज थी, मेजर कंट्रीज, जो रशिया से ऑयल खरीद रही थी, इंडिया और कौन, चाइना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रशिया करीब 44% इंडिया का जो इंपोर्ट है उसका अकेले का शेयर लेके बैठा हुआ है। ये देखिए 2 मिलियन बैरल्स पर डे जुलाई 2023 में इनका कंजम्पशन रहा, जो है 44% हमारे ओवरऑल ऑयल कंजम्पशन का। अब ये देखिए, ये मैंने मार्क कर रखा है अलग से यहाँ पे। ऑयल आप लीटर्स में नहीं देखते हैं, ठीक है, आप देखते हैं बैरल्स में कि कितने बैरल्स आप ऑयल खरीद रहे हैं किसी कंट्री से। तो बैरल में मेजर किया जाता है, ना कि लीटर्स में, और बैरल्स ऐसे दिखते हैं। तो 2 मिलियन बैरल, 20 लाख बैरल पर डे हमने इंपोर्ट किया है जुलाई 2023 में, जो 44% शेयर रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। बाकी कहाँ से कर रहे हैं? बाकी के जो ऑयल है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज से, स्पेसिफिकली जैसे अगर आप देखें वेस्ट एशियन कंट्रीज जैसे इराक, सऊदी अरेबिया, ये सारी जो कंट्रीज हैं बाकी का शेयर ही हमें प्रोवाइड कर रही हैं ओवर जो हमें रिक्वायरमेंट होती है उसकी। तो रशिया की भी जो ऑयल का कॉन्स्टिट्यूएंट है ये बढ़ता घटता रहता है, ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स रशिया में बहुत सस्ते में ऑयल दे रहा है, क्योंकि उसकी भी मजबूरी है। तो हम उससे अभी ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं ओवरऑल। और स्पेसिफिकली बीच में अगर आप देखें ना, ये देखिए यहाँ पे इस पैराग्राफ में लिखा है, जैसे कि बीच में कुछ महीने रहे थे, जैसे कि मई से लेके जनवरी तक। मई में तो बिल्कुल 40% पहुंच गया था पिछले साल शेयर, लेकिन जनवरी तक ये 31% आ गया, क्योंकि यूएस ने और सेंक्शंस लगा दिए थे इनके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ फिर, जो वेस्ट एशियन कंट्रीज जैसे कि इराक, सऊदी अरेबिया, इनका शेयर जो अभी सिर्फ 36% है, ये बढ़ के 50% हो गया था जनवरी में, जब रशिया का शेयर कम हुआ। लेकिन अब फिर ये वहीं पर आ चुका है, हम फिर मिडल ईस्ट से ऑयल कम ले रहे हैं, हम फिर लार्जली रशिया से ही ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो डिस्काउंट्स है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है इंडिया को। तो ओवरऑल एक्विजिशन में हमारी कॉस्ट कम हो रही है। और देखिए इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है, इंडिया दुनिया के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल इंपोर्टर्स में से एक है, और आगे जाके ये डोमिनेट करने वाला है। इंडिया ही सबसे बड़ा इंपोर्टर रहने वाला है क्रूड ऑयल का। सबसे बड़ी डिमांड पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल की इंडिया में रहने वाली है अगले दशकों में। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स इंडिया चाहेगा कि उससे कुछ बढ़िया एडवांटेज और डिस्काउंट्स मिले, क्योंकि वो सबसे बड़ा बायर है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई रोज टू 58.3 इन जून। अब मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई कल ही आपको मैंने बताया है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। कल चाइना का पीएमआई डेटा आया था, बहुत ही कंसर्निंग डेटा था, तो एक बार चेक कर लीजिएगा कल के आर्टिकल को भी। यहाँ पे ये बढ़कर कितना हो चुका है? ये हो चुका है 58.3। तो पीएमआई के बारे में मैंने क्या बताया? कोई बोले कि भाई देश में ना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, तो कैसे बोल रहे हो? आपके मोहल्ले में फैक्ट्री खुल गई, इसका मतलब ये थोड़ी कि हर जगह खुल गई है, राइट? ये आपकी नौकरी लग गई, इसका मतलब नहीं कि सबकी लग गई है। तो यहाँ पे आप ऐसे डेटास को यूज़ करिए कि मैं कैसे पता करूँ। एक काम करता हूँ, मैं देखता हूँ कि इस वक्त परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का डेटा क्या आया है। तो ओवरऑल ये डेटा क्या बोलता है कि ये डेटा अगर 50 से ऊपर जा रहा है ना, तो किसी भी इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन, ये इसकी एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं। और अगर ये पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग का भी होता है, सर्विस का होता है, तो सर्विस का आया तो सर्विस की एक्टिविटी बढ़ रही है। ये 50 से कम है, चाइना का अगर 50 से कम आया है ज़रूर चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज की एक्टिविटी कम हो रही है यहाँ पे। इसके साथ ही अगर आप देखें तो एम्प्लॉयमेंट लेवल भी पिछले 19 साल में फास्टेस्ट लेवल से ग्रो किए हैं एक्चुअली। तो एम्प्लॉयमेंट का कंसर्न काफ़ी रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट भी फास्टेस्ट रेट से ग्रो हुई है अगर आप देखें पिछले 19 सालों में रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंग। तो
जो कॉस्ट के प्रेशर है वो भी कम हुए हैं, महंगाई के जो प्रेशर से चीज़ें कुछ महंगी हो गई थी बहुत ज़्यादा, जो 2 साल में सबसे ज़्यादा कॉस्ट का प्रेशर था, ठीक है, कॉस्ट काफ़ी बढ़ता जा रहा था प्रोडक्शन का, ये भी थोड़ा हमें कम होता हुआ नज़र आया। इंडिया में जो ग्रोथ है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, वो हमें दिख रहा है कि जो लॉस ग्राउंड है, जो पहले कम हो चुकी थी, अब वो रिकवर कर रही है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे डिमांड कंडीशंस की एक्सपेक्टेशन है, एक्सपांशन होने हैं नए ऑर्डर्स में, आउटपुट में और बाइंग लेवल्स में। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री के लिए हमें परफॉर्मेंस ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड जून में मैन्युफैक्चरर्स को काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ भी है इंडिया में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक सेल्स आपने देखा है जून में, आप एसी के लिए क्या भीड़ थी, कूलर्स के लिए क्या भीड़ थी, फ्रिज के लिए क्या भीड़ थी, आपने देख लिया। और इसके बाद सर्दियों में आ जाता है वेडिंग सीजन, तो शादियों में भी अगर आप देखें तो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ऐसा नहीं है कि फ़ायदा नहीं होता, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स के, क्योंकि गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा एक्सचेंज होते हैं इंडिया में, ठीक है। शादी में ये आपने देखा होगा कि शादी में जो भी आप गिफ्ट देते हैं वो टैक्स फ्री होता है, टैक्स एग्जम्प्ट होता है, तो ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं कि गिफ्ट्स वो शादियों में ही दे। तो यहाँ पे फिर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाता है। यहाँ पे आते हैं अगले आर्टिकल पे, ये है यूके के इलेक्शंस के बारे में। यूके में जो इलेक्शंस हैं इस बार, तो इनके मैनिफेस्टो में एक्चुअली इंडिया का भी नाम है, दोनों पार्टीज़ के। जो 2 पार्टीज़ के कैंडिडेट्स हैं इस वक्त, आप जानते हैं कि ऋषि सुनक यूके के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं एंड जो इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे आप अगर चेक करें तो FTA की बात हो रही है, FTA दोनों के मैनिफेस्टो में है। और FTA होता क्या है, मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, FTA होता है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। यस, तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट 2 कंट्रीज एक दूसरे के साथ तब करती है जब इन्हें ना एक दूसरे के बीच का व्यापार बढ़ाना है। मान लीजिए आप यूके हैं, मैं इंडिया हूँ, अब मैं देख रहा हूँ कि अगर हम कुछ चीज़ों पे इंपोर्ट ड्यूटी को थोड़ा कम कर दे, आप थोड़ा कम कर दे, मैं भी कम कर दूँ, ठीक है, तो क्या होगा फ़ायदा, वो ट्रेड और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लोगों को पसंद है ये चीज़, जैसे इंडिया से इंपोर्ट करना, और हमें पसंद है यूके की कोई चीज़, तो दोनों में सर्विसेज चाहे हो या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हो, दोनों क्यों बहुत ज़्यादा यहाँ फ़ायदा होगा, वॉल्यूम इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो यही गोल होता है कंट्रीज़ का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का, और यहाँ पे कई सालों से बातचीत चल रही है, अगर मैं आपको बताऊँ, यूके और इंडिया की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, लेकिन ये मामला आगे बढ़ नहीं पा रहा। सबसे बड़ा रीज़न क्या है आगे ना बढ़ने का, कि जब से हमने शुरू किया था 2022 में, तो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे कौन, बोरिस जॉनसन, ठीक है। उसके बाद दूसरी एक नई प्राइम मिनिस्टर आ गई, जो महिला प्राइम मिनिस्टर थी, जो कुछ दिन रही, और उसके बाद ऋषि सुनक जी आ गए। तो जिस हिसाब से वहाँ हर कुछ दिन में प्राइम मिनिस्टर बदल जा रहे हैं, ये चीज़ आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो यहाँ पे ये 38 पॉइंट, यहाँ पे जो देखिए दोनों साइड्स वर्क कर रहे हैं, और ये पैक्ट हुआ 38.1 बिलियन पाउंड्स का बायलैटरल ट्रेडिंग पार्टनरशिप का, ठीक है। तो इंडिया में भी इलेक्शंस आ गए थे, ये भी बात सच है, ठीक है। तो इंडिया में भी इलेक्शंस आए जो कंप्लीट हुए, काफ़ी फेज लंबे इलेक्शंस थे, हमारा भी लंबे फेज में चले, इसकी वजह से पॉलिटिकल टर्मियल मतलब उतार चढ़ाव देखने को मिला। सबसे पहले हमने देखा कि लिज ट्रस वहाँ पे आई, ठीक है, उसके बाद ऋषि सुनक आए, ठीक है, और अब यहाँ फिर से इलेक्शन आ चुका है। तो यहाँ पे जो पार्टनरशिप होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, काफ़ी सारे अलग अलग सेक्टर्स में होना है। जैसे हम बहुत ही डीप और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी और डिफेंस में। टेक्नोलॉजी और डिफेंस ऐसी चीज़ है जहाँ इंडिया और यूके दोनों ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और देखिए जितनी भी कंट्रीज़ है ना, वेस्टर्न कंट्रीज़, अब वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रही हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि वो चाहती हैं कि ओवरऑल इनके बीच का जो व्यापार है वो बढ़े, और चाइना हर एक कंट्री का जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, इसको किसी तरीके से कंटेन किया जाए, ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स चाइना से हर एक कंट्री थ्रेटन फील करती है, चाहे यूरोप की बात करें या चाहे हम अमेरिका की बात करें। तो यहाँ पे गोल यही है कि एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप्स बढ़ाई जाएं और बढ़िया ट्रेड एग्रीमेंट्स किए जाएं, ताकि चाइना को भी कंटेन करके रखा जा सके और पूरी तरीके से डिपेंडेंट ना हो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए एक ही कंट्री पे। और वो इस वक्त सबके लिए कॉमन है, वो कौन है, वो है चाइना। तो काफ़ी इनका खुद कहना है कि काफ़ी सारी दिवाली आई और चली गई, लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिला कि काफ़ी उतार चढ़ाव रहे, अनसर्टेनिटी रही, चेंजेस होते रहे, और हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर पाए। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आई है। जो लेबर पार्टी है उनका कहना है कि वो फोकस्ड है FTA की जो डेडलाइंस है वो मिस ना करे। कई सारी दिवाली और आ चुकी है, उनका ये कहना है टू मैनी बिजनेसेस हैव बीन लेफ्ट वेटिंग, कई सारे बिजनेसेस को हम वेट करवा रहे हैं। डेविड लमी का ये कहना है, जो पार्टी के शैडो है फॉरेन सेक्रेटरी, ठीक है।
तो इन्होंने कहा कि मेरा मैसेज है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और ट्रेड मिनिस्टर पीयूष गोयल को कि लेबर पार्टी रेडी है, लेट्स गो। हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो फ्री ट्रेड डील है, ये करने को तैयार हैं। वी आर एक्साइटेड एंड हम चाहते हैं कि ये जल्दी से करें, हम फिनिश और हम मूव ऑन करें, जल्दी से इसे एग्जीक्यूट करें। तो लेबर पार्टी के मैनिफेस्टो में प्लेज है जो कहता है कि एक नया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ये करेगा, किसके साथ? इंडिया के साथ, जहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी होंगे, सिक्योरिटी, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, इन सारे सेक्टर्स में ये पार्टनरशिप करना चाहते हैं। देखिए ब्रिटेन के पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो जिसमें ये हेल्प कर सकता है इंडिया की, जैसे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, एंड ऑफ कोर्स इंडिया के पास काफ़ी चीप लेबर है, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग एक्सपैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है जो हम ब्रिटिशर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं अच्छे और अच्छी क्वालिटी के सस्ते गुड्स। तो यहाँ पे ये दोनों का एजेंडा रहने वाला है, दोनों में से कोई भी पार्टी आए सबसे पहले। अगले आर्टिकल की बात करते हैं। ये एक एडिटोरियल आर्टिकल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही कंसर्निंग टॉपिक भी है, जिसके बारे में कभी बातचीत ही नहीं होती, ठीक है। तो ये इस एडिटोरियल को इसीलिए यहाँ पे हमने चूज़ किया है। ये है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ग्रीन ट्रांजिशन के बारे में। जी, ग्रीन ट्रांजिशन का मैं पहले हमारे रीडर्स को बता दूँ, व्यूअर्स को, कि ग्रीन ट्रांजिशन क्या है। आप अभी जो एनर्जी यूज़ कर रहे हैं ना, इंडिया में 70% इलेक्ट्रिसिटी बन रही है कोयले से, ठीक है। गाड़ियाँ 99% चल रही हैं किससे? पेट्रोल डीजल से। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा एमिट करती है एनवायरनमेंट में और दूसरे और भी पार्टिकल्स, जिसकी वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज जो है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज और ज़्यादा हमें इम्पैक्ट करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या हुआ? एडवर्स और एक्सट्रीम वेदर एनवायरमेंट्स देख रहे हैं हम। गर्मियों में एक्सट्रीम गर्मी, शिमला जैसी जगह पे 40 डिग्री टेम्परेचर, 46 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, राइट। हीट वेव्स चल रहे हैं पहाड़ों में। इसके अलावा सर्दियों में अगर आप देखें तो एक्सट्रीम विंटर्स हो जा रहे हैं कहीं पे, या तो सर्दियाँ इतनी ज़्यादा गर्म हो जा रही है कि लग रहा है सर्दियाँ है ही नहीं। बारिश इतनी हो रही है कि सीधा फ्लड्स आ रहा है, ठीक है। तो इसका रोल काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी पड़ता है, खैर फ्लड्स वगैरह का, तो बट स्टिल हमें दुनिया भर में देखने को मिल रहा है एक्सट्रीम क्लाइमेट और हॉटर वेदर्स। तो यहाँ पे गोल क्या है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम करें। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, जैसे जब हम कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं तब, जब ट्रक्स हम लोग फॉसिल फ्यूल पे और कार चला रहे हैं तब, ओवरऑल इंडस्ट्री जब हम पूरा अब देखिए एक्सपैंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे पेड़ भी कट रहे हैं। तो क्या हो रहा है? जो कार्बन चीज़ें एब्जॉर्ब कर दी हम उनको भी हटा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी और ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑफकोर्स इसे चेंज करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए 2070 के हमारे कुछ क्लाइमेट गोल्स, ठीक है, कि ये हम अचीव करेंगे और नेट जीरो करेंगे। मतलब जो नेट कार्बन एमिशन है ना, वो नेट जीरो करेंगे। मतलब हर एक इंसान अगर मान लीजिए 700 kg कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहा है, तो किसी तरीके से वो उसे ऑफसेट भी करेगा कि वो 100 kg कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं सेव करेगा, राइट। या फिर उतने आप पेड़ लगा दे रहे हैं, मान लीजिए इतने आप पेड़ लगा दे रहे हैं कि वो 100 kg जो आपने कार्बन एमिट किया वो उसे अब्जॉर्ब कर ले। तो ये हो गया नेट जीरो करना बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अब मैं पैसों की बात करूँ तो जो फॉसिल फ्यूल्स है ना, ये गवर्नमेंट को पैसा बहुत देते हैं। पेट्रोल, डीजल और दूसरे फॉसिल फ्यूल से अगर आप ओवरऑल देखिए गवर्नमेंट कितना कमाती है, 3% ऑफ इंडिया का टोटल जीडीपी, उससे भी ज़्यादा गवर्नमेंट कमा लेती है किससे? फॉसिल फ्यूल से, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा गवर्नमेंट का रेवेन्यू का शेयर है। 3% ऑफ जीडीपी मतलब मैं आपको बता दूं इंडिया का जो टोटल डिफेंस स्पेंडिंग है, ठीक है, उससे ज़्यादा बड़ा। इंडिया जो हेल्थ और एजुकेशन पे खर्च करता है ना, उससे भी ज़्यादा पैसा हम लोग टैक्स में कमा लेते हैं, सिर्फ फॉसिल फ्यूल के टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू से, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है। और अगर आप पूरी तरीके से ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट कर जाओ तो पैसा तो चला जाएगा। तो भाई हम जो ये स्पेंड कर रहे हैं इतना हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस पे, इसके लिए हम पैसा कहाँ से लाएंगे? ये सवाल उठता है। क्योंकि अगर आप पेट्रोल डीजल नहीं बेचोगे आगे जाके इस क्वांटम पे, तो आप पैसा कैसे कमाओगे, राइट। तो अलग अलग स्टेट्स अलग अलग तरीके से डिपेंडेंट हैं। जैसे अगर आप देखें तो उड़ीसा है, उड़ीसा के पास रॉयल्टी रेवेन्यूज आती है कोल माइनिंग से, वहाँ कोल की कैपेसिटी बहुत अच्छी है। लेकिन वो ये महाराष्ट्र क्या करता है, वो टैक्स से कमाता है, वो पेट्रोल डीजल और इन सारी चीज़ों पे टैक्स करता है अच्छा खासा, और वहाँ से उसे इनकम आती है। तो एक बहुत बड़ा ये इशू रहने वाला है, प्लस बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू भी है, राइट। क्योंकि सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट का मसला नहीं है ये। आप ये देखिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटी में नहीं आते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे जो लॉज थे उनके अकॉर्डिंग स्टेट डिसाइड करेगा कि पेट्रोल डीजल पे कितने टैक्स लगने चाहिए। पावर स्टेट के पास है। अब क्या हुआ, ये पावर स्टेट के पास है तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ कुछ नहीं कर सकती, जीएसटी लागू हो नहीं सकता। और हर एक स्टेट अपने हिसाब से
ये अपना राइट भी रखना चाहती है, अपने पास इस पावर को मेंटेन करना चाहती है कि कहीं ना कहीं हमारे पास ये राइट रहे कि हम कितना टैक्स कर रहे हैं पेट्रोल पे, डीजल पे। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत हाई लेवल ऑफ सब्सिडीज दी जा रही हैं इस टाइम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। आप मानते हैं एक तरीके से पैसा उससे लिया जा रहा है जो ले रहा है पेट्रोल वाली और डीजल वाली गाड़ियाँ, और वो पैसा हम किसको दे रहे हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल को। क्योंकि जो हम लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं ये पेट्रोल वाली गाड़ी बाय करने वाले इंसान से, वही लाख रुपए की सब्सिडी किसको चली जा रही है? जो ईवी बाय कर रहा है। तो यहाँ पे पॉलिसी फोकस कर रही है कि पेट्रोलियम ड्यूल व्हीकल्स कम हो और ईवी बढ़े, लेकिन चैलेंज ये है कि यहाँ पे तो बहुत बड़ा सब्सिडी चाहिए होगा हमें, ठीक है। और फॉसिल फ्यूल कम होगा तो पैसे एक तो कम आएंगे, पैसे कम आ रहे हैं वो एक प्रॉब्लम है, और पैसे और ज़्यादा लग भी रहे हैं ईवीज बेचने में, क्योंकि लाख रुपए का जो टैक्स था अब वो सब्सिडी में देना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप हो जाता है देखिए गवर्नमेंट के लिए कि ये गैप कैसे फुलफिल करें, ठीक है। और भी बहुत दूसरे क्लास ऑफ इश्यूज हैं, जैसे कि यहाँ पे जॉब्स की बात कर रहे हैं आप। देखिए इस पैराग्राफ में इन्होंने बात की है क्लास ऑफ इश्यूज की जो है जॉब से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि जब ट्रांजिशन आप करेंगे तो यहाँ पे जॉब्स लॉसेस भी अच्छी खासी होंगी। देखिए एक तो जॉब वो है जो कोल माइन में डायरेक्टली काम कर रहा है लेबर, ठीक है। जैसे अगर आज मान लीजिए मैं कॉलेज खोलूँ तो आप एज अ प्रोफेसर वहाँ जॉब कर रहे हैं, ये एक डायरेक्ट जॉब है। लेकिन प्रोफेसर तो ठीक है, लेकिन जो कॉलेज के सामने पीजीज हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट्स हैं, हॉस्टल्स हैं, इनमें जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं ये ना इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड है, राइट। वहाँ पे चाय की टपरी होगी, राइट, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेट्स से वहाँ किसी ने जिम खोल दिया, ट्यूशन्स चल रहे हैं, कपड़े की दुकान है। सो ये सारे ना इनडायरेक्टली कॉलेज से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ये दे देंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर होगा कि देखिए कोल माइनिंग के वर्कर्स तो वैसे भी कम ही हो रहे हैं, क्योंकि 10 साल बाद टेक्नोलॉजी और बेटर हो जाएगी तो क्या होगा? कोल माइनिंग की जॉब्स और कम ही आएंगे, राइट। आप मैनुअली नहीं करेंगे ज़्यादा काम आगे, टेक्नोलॉजी जब एडवांस होगी। लेकिन जो ये साइड एंसिलरी एक्टिविटीज से लोग पैसा कमा रहे थे, ये इनको भारी नुकसान होगा अगर ट्रांजिशन इस तरीके से कोल से मूव कर जाएगा दूसरे सोर्सेज पे। तो राइटर का ये सही एक ओपिनियन है इस बारे में कि इन चीज़ों के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, जो शायद लोग सोचते नहीं है या इसके बारे में बात नहीं करते हैं। अगर वो सोचते हैं तो इनडायरेक्ट जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है ये कैसे हम कवर करेंगे, क्योंकि ये तो जाने वाली है ही। अब ये बात कर रहे हैं रेवेन्यू नीड्स की। देखिए हमें पैसा कहाँ कहाँ चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आप बोलते हो कि भाई इंडिया को ना ग्रीन कंट्री बनाना है, बिल्कुल ठीक है, ग्रीन एनर्जी हम यूज़ करें, ठीक है, रिन्यूएबल सोर्सेज से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें जैसे सोलर, विंड, और उसको इस्तेमाल भी करें हम किस चीज़ के लिए? ईवीज में करें। तो पेट्रोल डीजल को भी हटाओ और कोयले को भी हटाओ। तो इसमें हमें पैसे चाहिए होंगे। पैसे किस चीज़ के लिए चाहिए होंगे? सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले तो जो ट्रांजिशन है उसको करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। उसके अलावा रेवेन्यू कम होगा, आपको बताया गवर्नमेंट का पैसा कम होने वाला है, टैक्सेस नहीं आएंगे, तो उसको कैसे कवर करें? रैपिड ट्रांजिशन जल्दी करना है तो भाई सब्सिडीज मेंटेन करनी पड़ेंगी और हो सकता है और बढ़ानी भी पड़ जाए। उसके अलावा जो इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन होगा कई सारे सेक्टर्स डिस्ट्रॉय भी होंगे यहाँ पे, तो उसको कैसे करेक्ट किया जाए। और प्रॉपर एलोकेशन प्रिंसिपल भी डिसाइड करना होगा कि कहीं हम स्टेट्स को बहुत कमज़ोर ना बना दें। देखिए स्टेट्स भी ना डेट पे काम करती है, बहुत ज़्यादा उधार लेती है, प्लानिंग करती है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स करती है। तो उन्हें पता है ना कि अगले 10 साल में इतना मुझे पेट्रोल डीजल से आना है, लेकिन अगर आप वो ले लेंगे उनसे तो जो उन्होंने लोन लिया है उनका तो बहुत बड़ा डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा, वो अपने टारगेट्स पूरे ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक बहुत ही रैशनल और लॉजिकल अप्रोच चाहिए, और एक ऐसा इंसान चाहिए जो सबको लेके चल पाए और ये सारी चीज़ें डिसाइड कर पाए, ठीक है। तो बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है इस वक्त, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एग्रेसिवली हमें यहाँ पे पॉलिसीज़ बनानी होंगी अच्छी, और ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन इस तरीके से इंडिया अफोर्ड नहीं कर पाएगा जिस हिसाब से अभी चल रहा है। तो यहाँ पे रैशनलाइज करना होगा जीएसटी। देखिए जो राइटर्स ने चीज़ें सजेस्ट की है, येस दे आर ट्रू, बट यहाँ पे इतना इजी भी नहीं है। तो ट्रांजिशन क्या होगा, इसकी वजह से इमीडिएट रेवेन्यू चैलेंज क्रिएट होने वाला है, लेकिन लॉन्ग टर्म फिस्कल प्रॉब्लम में सॉल्व नहीं होगा। रैशनलाइज करना होगा जीएसटी को, लेकिन इस पर भी काम भाई ये तो कोई आसान काम है नहीं, ठीक है। इसमें बहुत नेगोशिएशन चाहिए सेंटर के बीच में, स्टेट्स के बीच में, और आप जानते हैं कि इन चीज़ों में इंडिया में कितना टाइम लगता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये चीज़ें हैं। तो जो फॉसिल फ्यूल वाली पीएसईज हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, यहाँ पे इनको रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में भी घुसने दिया जाए, इनका ये कहना सही है और ऐसा हो भी रहा है। देखिए ऐसा नहीं है, रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में पीएसईज भी आ रही हैं। तो ये ओवरऑल ऐसी क्रिटिकल चीज़ें हैं जहाँ बहुत बड़े चैलेंजेस इंडिया को फेस करने होंगे
किसी भी तरीके से इन्हें ओवरकम भी करना होगा, तभी इंडिया बैलेंस करते हुए लोगों की एम्प्लॉयमेंट को बिना डिस्ट्रॉय किए, कुछ स्टेट्स को बिना डिस्ट्रॉय किए वो आगे ये ट्रांजिशन कर पाएगा। क्योंकि चेंज बहुत ही डेंजरस चीज़ होती है अगर सही तरीके से प्रॉपर्ली डिज़ाइन ना हो और एग्जीक्यूटेड ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।